प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। स्टडी विद प्रदीप की एक महत्वपूर्ण पेशकश आप सबके सामने है और इसका नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। नीट के एग्जाम की डेट क्लियर है और उसके लिए सिलेक्शन वाली क्लास का पहला वीडियो आप सबके सामने है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और साथ में उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और यह वीडियो आपको निःशुल्क मिल रहा है। आप इस वीडियो का हिस्सा बने और अपने सभी मित्रों तक इस बात को शेयर करें। चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन आपके सिलेक्शन वाली क्लास में आपको कराया जाएगा। सिलेक्शन वाली क्लास में कुछ आपको की पॉइंट्स दिए जाएंगे। सिलेक्शन वाली क्लास में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे और ये आपके लगातार चलने वाली श्रृंखला है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है और जितना हो सके उतना लाइक करना है और जितना टाइम तक हो सके इसे वॉच करना है। पहला चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड। आपके द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से स्टार्ट किया जा रहा है। एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहां पर रखे गए हैं। एक बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहां से आने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट से आपके 2 से 3 प्रश्न जो आपके सामने आएंगे, उन प्रश्नों को आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चैप्टर को फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा और यहाँ पे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप शायद बेहतर से दे पाएं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग 90% क्वेश्चन के आंसर सही दे ले जाएंगे। तो आपके सामने स्टार्ट होता है यह वीडियो, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। पहला पॉइंट आपके सामने है, एग्जाम पॉइंट की यह श्रृंखला है द लिविंग वर्ल्ड से आपसे पूछा गया। पहला तो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि बायोलॉजी मीन्स होता है, बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगास मीन्स होता है थ्रू आर साइंस। आप कह रहा है कि स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स, जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो लाइफ साइंस, इसे हम लोग लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। मेक टू द अंडरस्टैंडिंग लो लिविंग थिंग्स परफॉर्मिंग ऑफ देयर लाइफ एक्टिविटी। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले लिविंग ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में, या ये कह दीजिए कि बायोलॉजी में इन्हीं लिविंग ऑर्गन्स के बारे में चर्चा किया जाता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका प्योर बायोलॉजी क्या होता है। इट कंसर्न विद द गेन्ड बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वेयर एज अप्लाइड बायोलॉजी इज द रिलेवेंट ऑफ द वेल बीन टू मैनकाइंड एंड इट इज डायरेक्टली बेनिफिशियल टू द बेनिफिशियल इकोनॉमिकली। कह रहा है कि अगर कोई बायोलॉजी बेनिफिशियल है, इकोनॉमिक के तौर से अगर हम देखें बेनिफिशियल है, तो उसे हम लोग प्योर बायोलॉजी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ से कोई बहुत मतलब है नहीं। मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और मेन ब्रांच की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जूलॉजी होती है, स्टडी ऑफ एनिमल, और उसके बाद बॉटनी, स्टडी ऑफ हर्ब्स, और माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी आप कहते हैं एरिस्टोटल को कहा जाता है। ग्रीक फिलोसफर थे और रोड द फर्स्ट बुक दैट कॉल्ड हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेट करने वाला है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस हैं और इन्होंने एक ग्रीक फिलोसफर हैं, ये भी ग्रीक के हैं और फिलोसफर हैं। प्रोड्यूस ए फर्स्ट बुक ऑफ द बॉटनी, बॉटनी की पहली बुक इन्होंने पब्लिश की और जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो 2 बुक आपके सामने है, 2 अलग अलग जो है फिलोसफर की, और ये स्टूडेंट है किसके, एरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। क्लियर है, तो उन्हीं से चैप्टर से मिलते जुलते इन्होंने नाम रखा है। मोनोटाइपिक जीनस क्या होता है, ए जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज दैट इज कॉल्ड, जैसे कि होमो। कह रहा है कि एक जीनस अगर एक ही स्पीसीज को अपने पास रखता है तो उसे मोनोटाइपिक जीनस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस किसे कहते हैं, ए जीनस कंटेनिंग मोर देन वन स्पीसीज। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है कि पेंथरा जो है, पेंथरा जीनस है और पेंथरा जीनस के अंतर्गत लियो है, पार्डस है और कौन है आपका टिग्रिस है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस कहा जाता है। और इसमें कौन आ जाता है, या सोलेनम दिया गया था। सोलेनम में आपका कौन कौन आ जाता है, सोलेनम नाइग्रम है और सोलेनम मेलेनोगेना या ऐसे कुछ करके है। तो आपका ये जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये जो है कैसे हैं, पॉलीटाइपिक जीनस के अंतर्गत आते हैं।
डी कैंडोल जो है एक टेक्सोनॉमी के लिए शब्द दिए हैं और क्वाइन द टर्म टेक्सोनॉमी इन 1813 में। ये भी आपको याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जॉन रे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉन रे एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं, यानी प्राकृतिकविद है और इन्होंने इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज, इन्होंने जॉन रे जो है स्पीसीज टर्म को दिया है सबसे पहले, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। बेंथम एंड हुकर गेव द फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। बेंथम और हुकर जो है ये नेचुरल क्लासिफिकेशन देते हैं प्लांट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। एंगलर एंड प्रांटल गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को फर्स्ट टाइम किसने दिया था, एंगलर और प्रांटल ने दिया था। और उसके बाद टकजान जो है, टाक्सजन जिन्हें कहते हैं, ये टेक्सोनॉमिक विदाउट द फाइलोजेनी एज द बोन विदाउट फ्लैश। कह रहा है कि अगर टेक्सोनॉमी के बिना जो है फाइलोजेनी क्या होती है, जैसे मीट हड्डी के बिना मीट, ठीक। टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, ओरिजिनल स्पेसिमेन इज कॉल्ड होलोटाइप। अगर कोई स्पेसिमेन है तो वो कैसा होता है, होलोटाइपिक होता है अगर ओरिजिनल स्पेसिमेन है। डुप्लीकेट होलोटाइप इज टर्म एज द आइसोटाइप। अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसे आइसोटाइप कहते हैं। एडिशनल वन इज नोन एज द पैराटाइप। अगर कोई एडिशनल उसमें जुड़ जाता है तो उसे पैराटाइप कहते हैं। व्हेन द ओरिजिनल इज द लास्ट तो उसे क्या कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं। ये चार तरह के आपके स्पेसिमेन होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, आपके प्रश्न में ये मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है। अब आपके सिलेबस की जो हेडिंग है वो यहाँ पे दी गई है, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, तो लाइफ इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स विद द परफॉर्म द सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ऑफ द लाइफ एक्टिविटी। कह रहा है जिसके अंतर्गत लाइफ की एक्टिविटी शामिल होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना, और प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि क्या कहता है, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था, हक्सले नामक साइंटिस्ट थे 1863 में। इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है। तो ये आपका जीवन का भौतिक आधार हो गया। कौन सा, प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज एक्ट एट द साइट ऑफ द वाइटल एक्टिविटी। इसमें लाइफ के सभी वाइटल एक्टिविटी जिसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं वो सभी कंप्लीट होती हैं प्रोटोप्लाज्म के चलते। अतः प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपसे पूछा जाता है कि डेफिनेट शेप एंड साइज। तो आप जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स की शेप और साइज और मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन पाया जाता है, और सभी, लेकिन उनकी यूनिट जो होती है वो सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। अतः ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सभी ऑर्गन ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना एंड मास ऑफ सेल का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें नई नई चीजों का ऐड होना। रिप्रोडक्शन, सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल मेथड द्वारा, चाहे वेजिटेटिव, चाहे या आपके सेक्सुअल मेथड द्वारा। ये भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा एग्जांपल है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो विदाउट एक्सेप्शन एक्सेप्टेबल है। तो ये है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें दो घटनाएं शामिल होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिक इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक व्हिच इज द एनर्जी रिलीज बाय द डिग्रेडेशन रिलीज ऑफ द यूज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ये डिस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है और कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे एनर्जी ब्रोकन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी की सिंथेसिस होती है, याद रखिएगा दोनों। उसका ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म द काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। एनाबॉलिज्म में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और जब कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं कन्वर्ट टू द काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है।
एनाबॉलिज्म इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म से बायोसिंथेसिस का कंसर्न होता है, एसिमिलेशन होता है, स्टोरेज ऑफ ग्रोथ होता है, स्टोरेज होता है और ग्रोथ होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, वाइटल एक्टिविटी में एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो ये आपके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। देखिए आपका रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन पे आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी। मैं ये भरोसा करके चल रहा हूँ कि आप सभी लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। 2024 का जो आपका नया बैच है, आपका चाहे फाउंडेशन कहिए, फाउंडेशन कम टारगेट बैच जो है आपका 2024 का 31 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है। डेली आपको 2 क्लास मिलने वाली हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये इस बार आपको जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको ये बैच मिलेगा। उम्मीद है कि मैं फ्री ही इस बैच को रखूंगा और डेली आपके 2 बैच मिलेंगे। एक बैच आपका क्लास 11 का होगा और एक बैच क्लास 12 का होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक बैच अलग से मिलेंगे, 45 मिनट की क्लास मिलेगी और अभी से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम पॉइंट करके श्रृंखला चलाई जाएगी, जिसे आप नेक्स्ट ईयर टारगेट मान के चलें। यानी क्लास 12 का स्टूडेंट भी आप निश्चिंत होकर के इसके साथ जुड़ेगा ताकि CUET एग्जाम उसका बढ़िया हो। चाहे अलग अलग चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो आप जब यहाँ जुड़ेंगे तो ये सब चीजें आपको 31 मई से आपको मिलेगा। जो लोग अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़े और जो लोग पेपर दे रहे हैं वो लोग तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि आपके 40 जो भी आपके 38 चैप्टर हैं उनका रिवीजन आपको इसी 20 दिन में होने वाला है। आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, इस पूर्ण भरोसा हम आपको देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं होम्योस्टेटिस। आप जानते हैं कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्ड एंड इरिटेबिलिटी, और उसके बाद हीलिंग एंड रिपेयर, आपके चोट लगना उसका ठीक होना। एक्सक्रीशन आप जानते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एडेप्टेशन होता है, तो एडेप्टेशन 2 तरह का होता है। जहां जहां से प्रश्न पूछा गया उन्हें हमने जरूर नोट किया है। जैसे शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन हो। क्या है अंतर? दे अपीयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द ओवरकम सम स्ट्रेस ऑफ द पर्टिकुलर सीजन। यहां पे आ जाएंगे these adaptation are life living to present of the lifetime। यहाँ पर आइए, they develop in the response to the stress of the seizure and disappear of the soon to the stress period of the over। और ये कह रहा है कि रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये लॉन्ग टर्म जो होता है ये याद रखिएगा, डार्विन की भाषा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, और ऑर्डर टू सर्वाइव। इसके बाद आ जाते हैं दे आर आइदर आर एक्वायर्ड, दे आर द लिटिल रोल ऑफ द इवोल्यूशन, और दे आर द हेरिटेबल एंड मेजर रोल ऑफ द इवोल्यूशन। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इवोल्यूशन है, आपका डेथ है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स की अगर बात करेंगे, सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ रिकॉग्नाइज, डिस्क्राइब, नेम, अरेंज of the diverse यानी unlike and form and structure organism according to an organized plan based on the unique feature of the species and group। इसी वीडियो में आपको 2 चीज और मिलने वाली है, असर्शन रीजन मिलने वाला है और आपका MCQ मिलने वाला। भागिए मत, आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। आपके 2 प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूं, इस चैप्टर से आने वाले 2 प्रश्न आपके इसके बाहर नहीं जाएगा, इस बात का पूरा भरोसा रखिए। इसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट चूंकि आप पढ़ चुके हैं, समय बहुत कम है, इसलिए इस पे हम ज्यादा टाइम आपका फोकस नहीं कर रहे हैं। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, कह रहा बायोसिस्टमैटिक्स इज द अनदर फील्ड ऑफ द सिस्टमैटिक, इट डील्स विद द वेरिएशन विद इन द स्पीसीज एंड जनरल इवोल्यूशन। कह रहा है स्पीसीज में अगर वेरिएशन आता है और जनरल इवोल्यूशन में वेरिएशन है तो उसे हम लोग बायोसिस्टमैटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग 4 फील्ड। सिस्टमैटिक्स में 4 फील्ड आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आपका टेक्सोनॉमी। तो यहां पर आ जाते हैं, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन ए हेरेडिटरी सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी एंड अदर रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपकी हेडिंग है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपके बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। तो यहाँ पे आपको लर्न करना होगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, किंगडम और डोमेन। तो यहाँ पे आप अगर आ जाएंगे तो फाइलम को डिवीजन भी कहा जाता है, किसमें? प्लांट का अगर कोई होगा तो उसमें डिवीजन कहा जाता है, अगर एनिमल का होगा तो उसे फाइलम कहा जाता है। अगर हम बात करें किंगडम से ऊपर क्या होता है तो डोमेन होता है, और किंगडम के नीचे क्या होता है तो फाइलम या डिवीजन होता है। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे लार्जेस्ट यूनिट आपका किंगडम है, लेकिन किंगडम के अलावा कहीं कहीं पे डोमेन को भी माना जाता है, लेकिन आप किंगडम को मान के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ दिया गया, किंगडम के लिए बायोटा लगाया जाता है,
सफिक्स में फाइलम और डिवीजन के लिए फाइटा लगाया जाता है, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और इसके बाद क्लास के लिए ओप्सिडा लगाते हैं, ऑर्डर के लिए एलएस लगाते हैं, फैमिली के लिए एसी लगाते हैं और जीनस के लिए आईनी लगाते हैं और उसके बाद स्पीसीज के लिए कुछ नहीं लगाया जाता। अब आपका सेशन शुरू होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर एक प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप रखा गया है। टेलीग्राम ग्रुप में नीचे देखेंगे नीट करके नीट है और नीट के आगे लिखा गया 2023 रिवीजन, ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो वो नीचे है, उसी से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे इसके सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स मींस, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे वन नेम कंप्राइजेज ए जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। कह रहा है कि ऐसा नेम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में एक नाम उसके जीनस को बताता है और एक नाम उसके स्पीसीज को बताता है। आप कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कौन है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के पिता कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिएगा, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लिखेंगे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आपको बताना है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। प्रश्न आपसे है और आप जानते हैं कि एक नाम जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज का नाम लिखा जाता है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड है, तो आपको बताना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो डिपेंड है यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, सिमिलरिटी एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, ये सभी गलत है। तो आपका कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे आधारित होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जाकर के टेलीग्राम से आप अपना पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लैश, ये बात किसने कही है, मैंने आपको बताया था, तो ये इस बात का आंसर आपको देना है। तो आप कहेंगे बेंथम एंड हुकर ने, किसने कहा था, बेंथम एंड हुकर ने। एक सेकेंड, ये आंसर आपका गलत लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है आंसर आपका यहाँ पे गलत लग गया है। इसका सही आंसर होगा जो है यहाँ पे तकजन होंगे, ये जो है ये बात किसकी है, तो टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज द लाइक ऑफ द बोन विदाउट द फ्लैश, तो आपका सही आंसर ये होगा। यहाँ पे आपका आंसर गलत लग चुका है, ये आंसर आपका गलत नहीं, बेंथम होकर के बारे में ऊपर बताया गया है, ये आपका आंसर यहाँ पे गलत लगाया गया है, ठीक है। आपका सही आंसर कौन है, तकजन है, तो आपका सही आंसर होगा बी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पेसिमेन यूज फॉर द ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज, कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिमेन ओरिजिनल पब्लिकेशन का है तो ऑथर को क्या कहा जाता है, होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। और इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया, तो आप हमें पढ़ लीजिएगा, अपना रिवीजन कर लीजिएगा। टू आर मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम आर ओवरलैपिंग एरिया आर कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज एक ही एरिया में ऑक्युपाई की हो तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, सिंपैट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका सही है। फ्लोरल फीचर आर जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बीकाज, कह रहा फ्लोरल जो फ्लोरल फीचर होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं एंजियोस्पर्म को, ऐसा क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर कंस्ट्रक्टिव, कह रहे रिप्रोडक्टिव पार्ट ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात है एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी, कह रहा कौन यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, तो आपका किंगडम, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन लिखेंगे, डोमेन के बाद क्या होगा, किंगडम होगा, किंगडम के बाद क्या होगा, आप बताइए फाइलम होगा या डिवीजन होगा। उसके बाद क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस है, स्पीसीज है, ये सभी आप नाम याद कर लीजिए, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके कैटेगरीज कहलाते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि ऑब्जर्व होने वाले लक्षण जो कि एग्जिस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म में जरूरी हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं हम लोग
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। रिवीजन के टाइम आप डिस्कशन नहीं, बस तेजी के साथ आप रिवीजन करते रहिए, किसी पॉइंट पे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न वो करते रहिए, जो प्रश्न आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आप ही के मित्र लोग कमेंट डालते रहिए प्रश्न में, प्रश्न बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डालिए, आप ही के मित्र लोग उसका आंसर बताएंगे। आप खुद देखेंगे कि आप ही के साथ चाहने वाले चलने वाले लोग आपसे ज्यादा प्रिपेयर करके बैठे हैं। ठीक है, हमने बेसिकली 2 महीने में कोर्स खत्म किया है, बहुत तेजी के साथ हमने खत्म किया है। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े थे, हमने इस बार पेड बैच लॉन्च किया था और उस पेड बैच में हमने 2 महीने में बहुत तेजी से कोर्स खत्म किया था, लगभग चैप्टर समाप्त कर दिए थे हमने। लेकिन इस बार 31 मई से आपका कोर्स स्टार्ट होगा और वह बैच चलेगा पूरा जब तक का नीट का एग्जाम नहीं होगा। तो उस समय आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और तभी जुड़ सकते हैं जब आप तब जुड़िएगा। लेकिन अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस साल का भी आप लाभ उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में, वो भी इसको पढ़ लें तो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके प्रेशर कोई पेपर का नहीं है। 31 मई से आपके एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो आप बोर्ड का भी एग्जाम तैयार करिए, CUET का भी तैयार करिए और नीट का भी तैयार करिए। आप सबको मौका मिलेगा और बेहतर चांस मिलेगा, बस आपके साथ की जरूरत है। द साइंस ऑफ द एजिंग ऑफ द रिफर टू एज, कह रहा है कि अगर किसी साइंस में हम लोग एजिंग की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं, तो उसे किस भाषा में जाना जाता है? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। आप हमको बता देना ऑन्टोजेनी क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। दूसरा प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख करके डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ऑन्टोजेनी का फुल फॉर्म, ऑन्टोजेनी किसे कहते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं। The maintenance of the constant temperature inside the body is an example of, कह रहा द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप कहेंगे क्या होगा? तो आप कहेंगे ना तो होमोस्टेटिस होता है, ना आपका नेगेटिव फीडबैक लूप होता है, ना ए ना बी, तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं। टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belonging to the same species in the if they, two plants can be conclusively said to belonging to the same species if the, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? can reproduce freely with each others and form seed। कह रहा है कि वह दोनों स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चूंकि उनकी स्पीसीज क्या है? सेम है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट इन एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। कह रहा है आइडेंटिफाई करके आपको बताना कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। आपसे पूछा गया है पेरियार एलिफेंट, रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस, या आपको ऑड बताना है कौन ऑड है। ठीक है, उसके बाद डचग्राम नेशनल पार्क, स्नो लेपर्ड, और यहाँ पे सुंदरबन में बंगाल टाइगर। तो ये सभी सही हैं, ये गलत है। डचग्राम नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? तो डचग्राम नेशनल पार्क आप कमेंट कर बताइए, वैसे मैं अभी बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हेरेरची ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि हेरेरची में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सही कौन सा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो पहले आ जाइए डिवीजन, प्लांट में डिवीजन होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा, स्पीसीज होगा, ये आपका सही है। अगर एनिमल होता तो फाइलम हो जाता, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसे याद कर डालिए, ये कई बार प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था? आप कहेंगे एंगलर और प्रेंटल ने दिया था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हमने की पॉइंट में भी रखा हुआ है। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहेंगे लिनियस के द्वारा, ये भी आपकी बुक है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो किसमें इंट्रोड्यूस इशू किया गया था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को? सिस्टमा नेचुरी में। ठीक, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट हेरेडिटरी ऑर्डर ऑफ द, कह रहा कौन सा करेक्ट हेरेडिटरी ऑर्डर होगा? तो यहाँ पे किंगडम होगा, फाइलम होगा, क्लास होगा, फाइलम जगह डिवीजन भी हो सकता है अगर प्लांट रहेगा तो, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज मुख्यतः निर्भर होती है किसके ऊपर आपको बताना है? तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसके बाद द बॉटनिकल नेम ऑफ द सोयाबीन इज, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो आप कहेंगे ग्लाइसिन मैक्स।
ओराइजा सेटाइबा द बाइनामियल नेम ऑफ द राइस प्लांट। ओराइजा सेटाइबा किसका नाम है? बाइनामियल नेम है किसका? राइस प्लांट का। द सेटाइबा स्टैंड फॉर, सेटाइबा किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे स्पीसीज को इंडिकेट करता है। और विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है इस समय, उस समय उत्तर प्रदेश में था जब ये सिचुएट किया गया था। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर वाज रिलीज्ड बाय। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कहाँ पे रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज रेड डाटा इन सबके जो है लिए जारी करता है और खतरनाक स्पीसीज को IUCN के अंतर्गत रखा जाता है। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची रिफर्स टू। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची किसको रिफर करती है? तो आप कहेंगे स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो आपका सही आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट। उसके बाद द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन। क्यू कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में, आपकी बुक में दिया गया है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द एनी रैंक इज। टेक्सोनॉमिक ग्रुप का कोई एक रैंक क्या कहलाता है? टेक्सान कहलाता है। यह भी आपकी NCERT में दिया गया है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप कहेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा। हावड़ा कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता आगे लिख लीजिए, कोलकाता सही हो जाए। ए ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड जनरा इज कॉल्ड। इंटरकनेक्टेड जनरा, जनरा किससे मिलकर, जनरा मिल करके किसको बनाएंगे? तो जनरा से फैमिली बनेगी। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स वाज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इंडिकेट ऑफ द टेक्सोनॉमिक फैमिली। कह रहा फैमिली के लिए क्या लगाते हैं? AC लगाते हैं। फैमिली के लिए क्या लगाया जाता है? AC लगाते हैं। सही है, ठीक है। द टर्म सिस्टमेटिक्स, फैमिली के लिए क्या लगाते हैं? AC। तो AC आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू। टर्म सिस्टमेटिक्स किसके लिए रिफर किया जाता है? तो आप कहेंगे टर्म सिस्टमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। किसके लिए है? ऑर्गेनिज्म और उसके रिलेशनशिप के लिए। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को NCERT की ही लाइन है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है कौन? जीनस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल इज द इक्विवेलेंट टू व्हिच हियरार्चिकल लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। तो उसे क्या कहते हैं? जो प्लांट में फाइलम के समान है उसे क्या कहते हैं? डिवीजन कहा जाता है। मैंने कई बार इसको बताया। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? स्पीसीज का कलेक्शन होता है। टेक्सोनॉमिक की ऑफ द वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इट इज यूज्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये किसके लिए होता है? मोनोग्राफ्स फ्लोरा A और B दोनों। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा कौन ऐसा है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ किस में होता है? नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड नहीं, साउंड तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकालते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, एयर में भी साउंड होती है। रिस्पॉन्ड एंड एक्सटर्नल स्टिमुली, ये भी आपका चूंकि ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाता है, वरना वाइटल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्राफ्टिंग विद द वाटर करंट आर। उसे क्या कहते हैं? जो पानी के साथ तैरता है लेकिन खुद लोकोमोट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लैंकटन कहा जाता है। जूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन प्लांट को कहते हैं और जूप्लैंकटन एनिमल को कहते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था? तो आप कहेंगे यही प्रश्न मैंने आपसे शुरू में पूछा था और इसका नाम आंसर हो गया किसने दिया था? लिनियस ने, कार्ल वॉन लिनियस ने। और उसके बाद आपका प्रश्न है जो है टेक्सा डिफर फ्रॉम टेक्सान ड्यू टू। टेक्सा टेक्सान से अलग है, क्यों? तो आप कहेंगे दिस बीइंग टू द प्लूरल ऑफ द टेक्सान। यह टेक्सान का प्लूरल फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अब आपको कमेंट करके एक बात बतानी है कि
क्या यह स्पीड आपकी सही है, इससे तेज चला जाए और स्लो कराया जाए? आप कमेंट करके बताइए कि उसी हिसाब से विचार किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप रिवीजन के दौर में हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए इससे फास्ट स्पीड से ही प्रश्नों को कराया जाए, प्रश्न आपकी नज़रों से गुजर जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं और स्लो कराना है या सभी पॉइंट पे डिस्कस करना, तो आप कमेंट कर बताइए, तो आपके और स्लो होंगे, तब क्वेश्चन का स्तर कम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के जो संख्या है वो कम हो जाएगी और आपका डिस्क्रिप्शन बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय अनेक प्रकार के प्रश्नों को देखना, ताकि माइंड डाइवर्ट होकर के बड़ा होकर के डिस्क्राइब करे और ज़्यादा दूर तक फैले और आपको ज़्यादा प्रश्नों को आपके जहन तक जाने दे, जिससे आप अपने प्रश्नों को अगर एग्जाम में आए तो सॉल्व कर सकें। फिर भी आपका जैसा सुझाव होगा वैसा आपके लिए कर दिया जाएगा। अब आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए, उसमें सुधार किया जा सकता है। आगे बढ़ जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज द जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लैडिस्टिक कहते हैं। क्या होना चाहिए? इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और जेनेटिक रिलेशनशिप होगा तो उसे क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक कहते हैं। यह भी टर्म आपके एनसीईआरटी में दिया गया। In fish, cutla the specific name of the identical with the generic name, thus it is the example of, कह रहा है कि अगर ये कोई जेनरिक नेम और जैसे कटला जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों समान है तो उसे क्या कहते हैं? उसे टाउटोनिम्स कहते हैं। द बायोलॉजिस्ट हु कैन बी कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये आपका पैराग्राफ जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे आपका दिया गया है, तो इनका नाम क्या है आपको बताना है और ये प्रश्न आपके लिए है। ये एनसीईआरटी शुरू होती वहीं पे लिखा गया है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। आपका बहुत आसान है, फोटो भी दिया गया है इस वैज्ञानिक का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 40 लिख करके उनका आंसर जरूर लिखिएगा। मैं आंसर नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 40 लिखना है, उसके आगे इनका आंसर लिखना है। एनसीईआरटी के पहला डायग्राम इन्हीं का रखा गया है, आप सब देखें, इनको लिखा भी गया है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मैं उम्मीद करूंगा सबके आंसर आने चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय द नॉमेनक्लेचर ऑफ द गवर्नड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रेरी टू बी रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। अच्छा, कह रहा है कि इसमें कौन गलत है? देखिए, पहला है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट द जीनस नेम, ये तो सही है। सेकंड किसको? स्पीसीज नेम, सही है। दूसरा कह रहा है नेम रिटन बाय द लैटिन वर्ड, ये भी सही है, और इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये भी सही है। व्हिच रिटन अगर हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, ये भी सही है। तो गलत क्या है? कह रहा है इसे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, नहीं किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते हैं, तो आपका गलत है। चूंकि हमें गलत बताना था तो वो गलत हमारा मिल गया। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, हर्बेरियम सीट में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है? आपको बताना है हर्बेरियम सीट में किसकी आंसर नहीं दिया होता है, जल्दी बताइए। आप हर्बेरियम जाइए, ये 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 40 और ऊपर क्वेश्चन नंबर 9, 3 प्रश्नों का आंसर चाहिए। और ये आप एनसीईआरटी पढ़िए तो उसमें सब कुछ दिया डिटेल में। डेट के कलेक्शन का नाम, नेम ऑफ कलेक्टर का नाम, लोकल नेम या हाइट ऑफ प्लांट। तो आपका आंसर तो मान लीजिए सही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके हमें बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा इसमें, ठीक है। अब आपको असर्शन रीजन करना है। यहां दिया गया द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसेंट ऑफ द 2 स्टेटमेंट ईच ऑफ द असर्शन 1 एंड रीजन आर द आंसर दीज क्वेश्चंस मार टू द करेक्ट अल्टरनेट एज द डायरेक्टली बिलो, ठीक है। यहाँ पे इफ कह रहा है अगर प्रश्न में इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर दोनों सही हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपका ए होगा। बस वही सेम है, अगर दोनों गलत हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपका बी होगा। आर सही है, ए सही है, आर गलत है तो सी होगा, और आर और ए दोनों गलत हैं तो क्या होगा? डी होगा। अब चलिए आंसर दीजिए। प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट आपके सामने आंसर बोलिए फर्स्ट प्रश्न का। सिस्टमैटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक। सिस्टमैटिक्स नेम द ऑर्गेनिज्म एंड डिवाइड इनटू देम इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स टू मेक देयर स्टडी इजी। कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक जो है ग्रुप को और सब ग्रुप को एक सिस्टमैटिक मैनर से रखता है, एक नियम से रखता है, जिससे हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यानी ए और आर दोनों करेक्ट है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज,
द इन सम केसेस, कुछ केस में मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में आल्सो ब्रीड प्रोड्यूस स्टेराइल अनफर्टाइल स्पीसीज। कह रहा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है। उसके बाद कह रहा है कि स्पीसीज डू नॉट चेंज देयर टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चूंकि दोनों अपनी जगह पे गलत हैं। आगे बढ़ जाइए। लीनियस इज रिगार्डेड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक। ही गेव द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द एडिशन ऑफ द स्टिल यूज, तो ये भी आपका सही है कि आर ए का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Conservative characteristics are more useful in classification. These characters do not change during evolution, therefore their similarities show relationship among the organisms. तो कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स हैं मोर यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा जरूरी हैं। ऐसा सिमिलैरिटी क्यों आती, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी के लिए भी सही है, तो इसलिए आर एक दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन के रूप में कार्य करते हैं। Linnaeus insisted that the scientific name should be Latinized. This gave the beauty of the name. कह रहा है कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिनाइज्ड होता है और उससे उसकी सुंदरता आती है। ए तो आपका सही है, लेकिन सी आप मतलब बी आपका आर गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाता है सी। देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म टेक्सान एंड कैटेगरी, कह रहा कैटेगरी और टेक्सान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एप्स इज द टेक्सान डेट इंक्लूड द कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स, दोनों आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर डी है। These are the only seventh obligate category in taxonomy. Other are called the intermediate category. तो आपका ए सही है, लेकिन मतलब ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर बी है। फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन आर सिमिलर, फाइलोजेनेटिक और नेचुरल क्लासिफिकेशन समान होते हैं। द ऑर्गेनिज्म रिलेटेड इवोल्यूशनरी आर यूजली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल आल्सो, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक और नेचुरल क्लासिफिकेशन दोनों सिमिलर हैं। द ऑर्गेनिज्म रिलेटेड इवोल्यूशनरली एंड यूजली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल आल्सो, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, सही है, तो अतः आपका आंसर हो जाता है ए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आपको वीडियो सही लगा, नहीं लगा, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब कुछ आप बताएंगे। और इस चीज़ से आपका कोई मतलब नहीं, ये पीडीएफ में आपके लगा रहेगा, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं, खास करके अगर आप नीट वाले हैं। लेकिन ये टीजीटी पीजीटी वाले जो हमारे मित्र होंगे उनके लिए, तो आप निश्चिंत होकर के इस प्रैक्टिस पेपर को करते रहें। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीट 2023 करके मिल जाएगा, उस पर जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए टेलीग्राम के, वहाँ पे आपके पीडीएफ पढ़ जाएंगे। आज ही की डेट में आपकी और क्लास पढ़ेगी, जितना तेजी से आप इसे शेयर करेंगे, जितना तेजी से आप जुड़ेंगे, उतना जल्दी हम चैप्टर खत्म करा देंगे। हमने टास्क रखा है संडे तक, इस वीडियो का टास्क हमने रखा है 1000, बस 1K हमने टास्क रखा है कि संडे तक इसका 1K हो जाना चाहिए। अभी आज थर्सडे है, आप वीडियो को शेयर करिए, थर्सडे आज है, आपका संडे तक 1K हो गया, तो ये मान चलिए कि अगले संडे तक आपका क्लास 11th का 10 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इस बात का भरोसा रखिए। बस आप हमें सब्सक्राइबर और व्यूअर दीजिए, हम आपको कंटेंट ना दिए और जो पेपर में ना मिला कंटेंट, तो फिर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए जितना तेजी से हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।